सीध में एक स्ट्रेट लाइन पे रखिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़िए। अपने पसंद के किसी भी ध्यान के आसन में बैठिए, क्रॉस लेग पोजीशन में। दोनों हाथ आपके शरीर के सामने हैं। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए। अपने राइट हैंड का भार पूरी तरह से अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड का भार पूरी तरह से अपने पैर के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने चेहरे को उठा के अपने चीन को फ्लोर के पैरेलल बनाइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और पूरी शरीर में स्थिरता लाइए। शरीर में कोई मूवमेंट ना हो आपके। अपने हिप जॉइंट से अपने दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़िए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स छोड़िए। अपने चेहरे की मांसपेशियों के भार को फील कीजिए। अपने दोनों गालों के भार को फील कीजिए। अपने जबड़े को रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर पूरी तरह से स्थिर है। अपने इस स्थिर शरीर में ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लेके जाइए। अपनी सांसों को फील कीजिए नॉस्ट्रिल्स के पास। नॉस्ट्रिल्स के पास सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, इसका अनुभव कीजिए। अपने चारों तरफ से आती हुई आवाजों को सुनिए वन बाय वन। खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए आज के सेशन के लिए। बहुत कुछ मटेरियल है जो आपको अपने दिमाग में लोड करना है। इसलिए घर का जो भी टेंशन हो उसे भूल जाइए अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए। ध्यान को लेके जाइए आईब्रो सेंटर पे। वहां पे एक जलती हुई लाइट को विजुलाइज कीजिए। उस लाइट के ऊपर अपने ध्यान को टिकाते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे हम लोग एक साथ। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। इनहेल डीपली। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाइए। हथेलियों को रब कीजिए। हथेलियों के गर्म होने पे गर्म हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलिए। उसके बाद हाथ हटा लीजिए। ओके, थैंक यू सैटरडे का टाइम देने के लिए आप सभी को। अभी ऑलमोस्ट 53 पीपल हैं, तो आप लोगों का बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ, बहुत लोग इसमें न्यू हैं जो पहली बार हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम विष्णु है, मैं झारखंड से हूँ। मेरी योग की शिक्षा हुई है बिहार स्कूल ऑफ योगा से एंड एस व्यासा बेंगलोर से। मेरा मास्टर डिग्री है योगा साइंस में। 18 साल हो गए हैं योगा के क्षेत्र में। और चाइना और हांगकांग में एज ए योगा टीचर काम किया। इस दौरान बहुत कुछ सीखने मिला है। और साथ ही अपना पैशन है नॉलेज का। जो पुराने हैं अच्छे से जानते हैं, नॉलेज का बहुत पैशन है। पैसे से ज्यादा वैल्यू नॉलेज का है। ठीक है, मतलब सीखने के लिए बहुत पैशनेट है। हम अभी भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। ओके, लेकिन नॉलेज ऐसा चीज है, पैसा तो खर्च हो जाता है, नॉलेज खर्च नहीं होता। इसीलिए और अच्छा लगता है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना।
खासकर वैसे लोग जब देखते हैं कि मुझे हो गए 18 साल, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो 1 साल या 2 साल या 5 साल होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ शॉर्टकट में मिल जाता है एक तरह से, तो अच्छा लगता है इसीलिए। तो इसीलिए ये काम पसंद है, योगा में हेल्प करना आप लोग को। ठीक है, 1 मिनट, आज का सिलेबस निकाल लेते हैं। तैयारी किए हैं आज? ऐसे तैयारी करते नहीं है, बट आज के लिए तैयारी करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था, बाद में मेरे बारे में और बातें होंगी। तो इधर बगल में लैपटॉप है, लैपटॉप में हम आप लोग को देख रहे हैं। आप लोग सभी योग सिखाते हैं, ओके? ऑलमोस्ट सभी योगा टीचर हैं या कोई ऐसा भी है जो योगा टीचर नहीं है? कोई है जो योगा टीचर नहीं है? सारे ही योगा टीचर है ना? कोई अगर नहीं है तो हैंड रेज करिए। सारे योगा टीचर हैं, ओके? तो फटाफट आप लोग को अभी टाइप करना है थोड़ा सा। ओके, रजनी अग्रवाल जी योगा टीचर नहीं है, जस्ट प्रैक्टिशनर है। ओके, एक ही प्रैक्टिशनर है, बाकी सब ये है, टीचर है सारे। ओके, हाँ, तो आप लोग सभी योग सिखाते हैं। बाकी लोग क्यों सिखाते हैं योग? टाइप कीजिए फटाफट। कुछ भी सवाल पूछने का, कुछ भी लाइन बोलने का कुछ उद्देश्य है। और यही लाइन सबसे पहले हम लोग को पूछा गया था स्वामी जी के द्वारा, जब हम लोग सत्संग में बैठे थे सबसे पहले बिहार स्कूल ऑफ योगा में। ये आप लोग सभी योग टीचर हैं, तो आप लोग योगा सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? टाइप कीजिए। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, टाइप कीजिए फटाफट। आपको पूछे गए क्वेश्चंस में ही आंसर्स निकलेंगे और उसी के द्वारा नॉलेज निकलेगा, कुछ नया आप लोग को जानने मिलेगा। मे भी हो सकता है आप पहले से जानते हो बट अवेयर ना हो, बट सीखने तो जरूर मिलेगा। ओके, हो गया सबका कंप्लीट? 28 आंसर आए हैं, ओके। देखते हैं क्या क्या आंसर आए हैं। ओके, किसी का नाम नहीं लेंगे, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। एक्सपीरियंस इज बेनिफिट्स, ओके। योग को एक्सपीरियंस करने के लिए योगा सिखाते हैं, लोगों को हील करने के लिए योगा सिखाते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए योग सिखाते हैं, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट देयर वेल बीइंग, ओके, टू हेल्प पीपल फ्रॉम कम आउट टू फॉलो देयर लर्निंग मोर, ओके। मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है आपको योगा सिखा के, योगा सिखाना पसंद है, सुखकारी के लिए, टू डिपार्ट राइट नॉलेज, गुड हेल्थ, पैशन है। कौन है पैशन वाला? लक्ष्मी कुमारी जी, ओके। अवेयरनेस एंड अर्निंग के लिए, एक ही ईमानदार है आदमी है अर्निंग के लिए, टू टीच लर्न, तो ऐसा सीखने के लिए एक अनुभव का विषय है, यस, ओके। तो चाहे कहा कुछ भी जाए, सबका पर्पस एक ही है यहाँ पे, वो आप लोग को पता ही है। और जो मेरा स्टेटस आज देख लिए होंगे, जब वही जिसका बना ही रहे थे, तो आप लोग को भी पता चल ही गया होगा कि मेन पर्पस क्या है। तो योगा है क्या एक्चुअली? ठीक है, तो योग के बारे में कहा जाए, ओके, यहाँ कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही कोर्स किए हैं? ऐसा कोई है क्या जो एक ही कोर्स किया है? नहीं ना, सब 3-4 कोर्स किए ही होंगे, ओके। ऐसा कोई नहीं होगा जो सिर्फ एक ही कोर्स करके टीचर बन गया, सब 3-4 कोर्स किए होंगे। तो योग में हम लोग क्या सीखे थे कि योग क्या है, तो सीधा सीधा एक लाइन में था हम लोग के बुक में, जो पहला लाइन रहता है कि योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। योग का मतलब होता है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, ठीक है। ये रटा रटाया होता है एक, बट कितने लोग हैं जो उसको अनुभव कर पाए? कितने लोग अपने आत्मा को परमात्मा में मिला पाए? योग खुद को जानने की कला है, कितने लोग खुद को जान पाए? है कोई? सर्टिफिकेट तो सबको मिल गया, ठीक है, कि आप ये कोर्स किए, 200 आवर्स किए, 500 आवर्स किए, योगा टीचर बन गए।
बट ये जो है योग, एक्चुअल में सर्टिफिकेट कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे कि किसी का था यहाँ पे टेक्स्ट अभी कि योग अनुभव का विषय है। यस, योग अनुभव का विषय है। और योग एक जन्म का नहीं, कई जन्मों तक चलता है। योग सिर्फ इस जन्म का अभ्यास नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आसन हो रहे अगले जन्म में नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। योग जो है बहुत बड़ा विषय है, छोटा सा नहीं है। और हम लोग उसके एक छोटे से पार्ट को बहुत छोटे रूप में कर रहे हैं, जो हम लोग सिखा रहे हैं योगा। ठीक है। हम्म। ओके। वर्णन से परे है, वेरी गुड। ठीक है, योग वर्णन से परे है। तो योग बहुत बड़ा विषय है। योग आज से जो कहा जाता है 5,000 साल पहले हम भी नहीं थे, बट योग जो है ये 5,000 साल पहले की कला है और विज्ञान है। जैसे बताया गया है कि कला है खुद को जानने की कला है आत्मा से, और विज्ञान है आत्मा से परमात्मा को मिलाने की। ये विज्ञान है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, क्या टेक्निक है जो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आप भी परमात्मा के ही हिस्से हैं। ठीक है, जैसे समुंदर और एक बूंद पानी, उसी तरह से परमात्मा और आप। तो ये चीज बहुत बड़ी बातें हो जाती है, तो इस चीज को हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बट योग जो है वो एक्चुअल में आपके असली रूप को दर्शा मतलब निकाल के लाती है। आप खुद को जान पाते हैं। अभी कहा जाए आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं रजनी अग्रवाल हूँ, मैं शालिनी अरोड़ा हूँ, ठीक है, मैं और कौन कौन है, हेमंत कौशिक जी हूँ, ठीक है। बट उसके पहले आप क्या थे? जब आप जन्म लिए तब आप एक लड़की या लड़का थे। उससे पहले आप क्या थे? कुछ तो है ना, आप में जो चेतना है, वो चेतना कहाँ से आया? ठीक है, प्राण का क्या हुआ, आत्मा क्या हुआ? तो ये सब जो है ये बहुत बड़ा विषय है। बट इन सबको और आप डेप्थ में जान पाते हैं जब आप योग में उतरते हैं। जब आप योग करते हैं तो आपको पता चलता है कि हायर लेवल की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ ऐसे लोग हों जो सिर्फ आसना लेवल पे ही हो और सिर्फ पोस्चर खिंचाने तक ही हो, तो उनको नहीं समझ में आएगा बात। ठीक है। तो आप क्या है और आप अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? आपका जो अंदर, आपके जो अंदर जो एनर्जी है, एक तरह से ये समझिए वो एक बड़ा एनर्जी है या फिर बड़ा दिया है, आप एक छोटा दिया है। तो आपका जो दिया है, वो जो लॉ है, वो वापस जाके उसी लॉ में मिल जाएगा। और वापस जब आपको पुनः जन्म लेना होगा उसी लॉ से वापस आप एक टुकड़े के रूप में आएंगे, जन्म लेंगे। तो ये कनेक्ट मतलब एक सर्कल टाइप का है। ठीक है, इसके बारे में फिलोसॉफी वाले किसी और दिन बात करेंगे। बट इस चीज को योग समझा देता है। ये योग इस चीज को कैसे आपको समझा देता है, ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे आगे। तो योग खुद को जानने की कला है। खुद को जानने का मतलब आपका नाम, आपका शरीर, आपका आत्मा नहीं, मतलब आप कैसे उस सुपीरियर के एक हिस्से है, उसी के एक अंश है। इस चीज को आप अनुभव कर पाते हैं योग से। और आत्मा से परमात्मा को मिलाने का साइंस है, यानी कि समाधि जिसे कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं कि अच्छा, हिंदू फिलोसॉफी में ही है पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आदमी मरता है फिर जन्म लेता है, कर्म कुछ बचे रहते हैं, उसका हिसाब किताब करने के लिए आता है बार बार, ये कहा जाता है। लेकिन इस कर्म को कैसे काटते हुए आप परमानेंट उसमें मिल जाएंगे, ये साइंस है योग। मिलना किस लिए जरूरी है? तो मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग जितने लोग यहाँ बैठ के लाइव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो हम लोग के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग के घर वाले भी ठीक ठाक है। लेकिन जब एक एज आएगा, ओके, यहाँ कोई ज्यादा एज वाला है तो माइंड नहीं करना है। जब एक एज आएगा तो क्या होगा? नी पेन होगा, बॉडी पेन होगा, कमर दर्द होगा, शरीर है तो कष्ट होगा ही। जैसे कि हम हर एक लेक्चर में बोलते हैं, यहाँ भी दोबारा रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग नए हैं। शरीर मिलता है कष्ट भोगने के लिए या फिर साधना करने के लिए। शरीर मिलने का और कोई तीसरा ये नहीं है, पर्पस नहीं है। आपको जो ये शरीर मिला है, ठीक है, या तो ये साधना करने के लिए मिला है या फिर आपको कष्ट भोगने के लिए मिला है। इसके अलावा इस शरीर का और कोई पर्पस नहीं है। अगर कोई पर्पस है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बोल सकते हैं या मोबाइल में भी बोल सकते हैं। ओके, बाद में मैसेज कर सकते हैं। तो शरीर जो हमारा है,
इसमें जो क्रिएशन होता है, जो यहाँ पे सांख्य योग पढ़े हैं ऑलरेडी, वो कैसे आत्मा परमात्मा पुरुष प्रकृति से 24 एलिमेंट से डिवाइड होके वो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया बनते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसके रिवर्स करने का प्रोसेस है योग, ठीक है, सांख्य योग में है इसका थ्योरी। तो शरीर जो मिला है एक्चुअल में मिला है कष्ट भोगने के लिए। आज शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एज होगा, जब ओल्ड एज आएगा, तब कष्ट होगा, और उस जो आप कर्म किए हैं उस कष्ट को आप भोग के ही जाएंगे। दूसरा पर्पस है शरीर मिलने का साधना करना। हर एक प्राणी का जो स्पाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है, कुत्ता हो, बिल्ली हो या हाथी हो, जो भी हो, एक इस इंसान है जिसका स्पाइन स्ट्रेट रहता है, पीठ सिर्फ स्पाइन 100% सीधा ह्यूमन का रहता है, बट वो भी अभी सी कर्व हो जा रहा है, सामने झुक झुक के, मोबाइल देख देख के ठीक है। तो स्पाइन का सीधा होने का कोई रीजन है? ऐसे ही नहीं भगवान हम लोग को स्पाइन सीधा दिया है, ठीक है, हम लोग को भी स्पाइन वर्टिकल होता, हम लोग भी 2 हाथ 2 पैर था, उसी से चलते, तो क्या फर्क पड़ जाता? बाकी इंटेलेक्चुअल लेवल वो सब रहता अपना, बट उसका क्या पर्पस था? तो उसका कुछ पर्पस है, वो कभी प्राणायाम और साधना के बारे में नेक्स्ट मंथ बात करेंगे, ठीक है। तो शरीर मिलता है या तो साधना के लिए या दूसरा सफरिंग के लिए, जो भी आप कर्म कर किए हैं उसको भोगने के लिए, ओके। तो हम लोग क्या योग सिखाए, इसका मतलब, जब हम लोग, कितने लोग हैं जो योगा सिखा के आत्मा को परमात्मा से मिला दिए या फिर खुद को जनवा दिए कोई भी क्लाइंट को? है क्या कोई? तो जो योग कराने का पर्पस हो गया, मेरा भी क्लास चलता है, मेरा भी वही है। अब क्लाइंट भी होना चाहिए इच्छुक, तो ऐसा तो बात नहीं है, और हम लोग उतने कैपेबल नहीं है, उतने बड़े गुरु नहीं है कि मुक्ति दिला दें, बट अभी का जो योगा होता है वो होता है इंच लॉस के लिए, अच्छा दिखने के लिए, चेहरे में ग्लो के लिए, पेट अच्छे से साफ होने के लिए, प्रेशर नॉर्मल रहने के लिए, ओके, अच्छा नींद आने के लिए, ये सब के लिए योगा होता है अभी का योग। और पहले का योग क्या था? खुद को जानना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो उस हायर लेवल से होते 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 अभी कलयुग में ये लेवल बन गया है योग का। और स्टिल इस लेवल पे भी हम लोग योग को सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए मान लिए कि अभी के टाइम में क्लाइंट को तो वही चाहिए रहता है, इंच लॉस चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, पतला होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, बट उस चीज को भी हम लोग नहीं कर रहे हैं सही से, ठीक है। एक ये जो लॉकडाउन आया, इस लॉकडाउन के बाद एक आयुष का जो आया बाढ़, ठीक है, आयुष, योगा अलायंस और ये सब जो सर्टिफिकेट बांटे गए हैं बहुत लोगों के, कि जाओ तुम योगा टीचर है, ठीक है, 1 महीना का कोर्स कर लो, इतना पैसा दे दो, तुम योगा टीचर हो। बट योगा टीचर क्या है हम लोग? ओके, इसलिए हम भी मतलब क्लाइंट को जो चाहिए वही देते हैं, बट हम लोग क्या सिखा रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ हाथ पैर हिलवा रहे हैं, अलाइनमेंट थोड़ा ठीक करवा रहे हैं, पसीना निकलवा दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मन को शांत करा दे रहे हैं, मेडिटेशन और प्राणायाम करा के, हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा बात है, ठीक है। तो ये हम लोग का योगा का लेवल है, ठीक है। अब ये जो हम लोग क्या सही कर रहे हैं, 5,000 साल पुराना जो चीज है, ओके, यहाँ बोलने नहीं देंगे, तैयारी करके आए हैं ना, इसीलिए फिर हम भूल जाएंगे। आप लिख दीजिए लास्ट में देंगे बोलने, पॉइंट लग क्लिक करेंगे, ओके। तो नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। ओके। तो ये जो है 5,000 साल पुराना जो चीज है, इसको हम लोग कितना तोड़ मोड़ दिए अपने तरीके से। तो ये क्या सही है कि नहीं है? गलत है ना, गलत। जैसे कि ये तो 5,000 साल पुराना चीज है, अब 40-50 साल पुराना चीज अगर लिया जाए, यहाँ पे सब फीमेल है, ओके, तो सबके घर में बहू है, तो बहू अगर आके अपने तरीके से घर चलाने लग जाए तो कैसा चले लगेगा आप लोग को? ओके, तो सेम वही चीज सोचिए, जब बहू घर में आके, ओके, कमेंट स्टॉप कर दीजिए, ओके, जस्ट सुनिए, ठीक है, ओके। हाँ, तो बीच में जो बोल रहे थे वही कि बहू अगर आ जाए और अपने तरीके से घर चलाए तो कैसा लगता है, हम इतने दिन घर ऐसा चलाए, अभी बहू आके ऐसा चला रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या सही कर रहे हैं? 5,000 साल से वह पतंजलि ऋषि देखेंगे, हम इतना कुछ बताए, और ये लोग अभी बियर योगा, गोट योगा, एंटी ग्रेविटी योगा, इस टाइप से मतलब मॉडिफिकेशन हो जा रही है योगा का। कहीं सिर्फ आसना ही चल रहा है, वो बोलेगा कि हम इतना कुछ बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और कलयुग काल में सिर्फ आसना को लेके ही फोकस है।
ये चीजों सोचेंगे अगर ऊपर से देखते होंगे तो, ठीक है। तो ये गलत है। कुछ दिन पहले वियतनाम वाले दोस्त से एक बात हो रही थी, तो हम वही बोले कि हम लोग टीचर हैं, हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोग जो सिखाएंगे वही क्लाइंट लेगा। और अच्छा विक्रेता भी अगर आपको बनना है तो वही चीज होना चाहिए कि आप जो बेचेंगे वो क्लाइंट ले। क्लाइंट को जो चाहिए वो तो आप देंगे ही, प्लस आपको योग सिखाना है, ठीक है। तो योग को कोशिश कीजिए नहीं तोड़ने मोड़ने का। बहुत लोगों को बोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि लोग तो मेडिटेशन करना ही नहीं चाहते, प्राणायाम करना ही नहीं चाहते। या तो आप प्राणायाम और मेडिटेशन को नहीं बेच पा रहे हैं सही से, नहीं बेनिफिट बता पा रहे हैं उसका, या फिर आपको प्रोसेस नहीं पता है बेसिक से सिखाने का, ठीक है। ये हम कहना चाहेंगे आप लोग को। तो इसको सही से करना है और साधना की तरफ ही ले जाना है सबको, यही गोल होना चाहिए योग का, ठीक है। मेरे गुरुजी स्वामी निरंजनानंद जी, तो उनके आशीर्वाद से, जैसे कल कहा कि 218 लोग हैं कम से कम, हमको लगा ज्वाइन करेंगे सुनने के लिए, बट ज्वाइन नहीं किया। तो एक उनका ही काम कर रहे हैं हम कि सही योग को लोगों तक पहुंचाना। भले ही जितना अष्टांग विन्यास करवा ले, हार्ड पोस्चर करवा ले, लेकिन सही योग का जो मेंटेलिटी है, योग होता क्या है एक्चुअल में, ये चीज लोगों को माइंड में फिट करना, ये एक प्रयास है मेरा, और कुछ नहीं। प्लस जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो है ही, वो तो डेप्थ में बताएंगे ही, और सबको ही मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आध्यात्म का बात हो रहा है तो टेक्निकलिटी नहीं आएगा, आज आएगा वो भी अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो योगा का डेफिनेशन हम लोग देख लिए, ओके। सब यहाँ आए किस लिए हैं, आज किस लिए ज्वाइन किए हैं? 1 घंटा खाली थे इसलिए कुछ सीखने के लिए आए? जो जो 1 घंटा खाली थे वो उस लिए आए हैं, आ गए हैं वो हाथ उठाइए। कुछ सीखने ही आए हैं ना सब, कि कुछ नया सीखने मिले। अगर 10 चीज ऑलरेडी जानते हैं, एक चीज और सीख जाइएगा तो 11 चीज हो जाएगा, प्लस में ही जाइएगा। यहाँ से कुछ उल्टा तो नहीं होगा, ज्ञान कभी आपका घटेगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि कुछ सीखे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। तो योग का जो वर्णन है वो, उसमें बहुत सारे ग्रंथ है योग के, और योग के बहुत सारे पाथ हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे अपने कोर्सेस में, या फिर मैं भी कहीं कहीं आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बोला होगा कि क्लाइंट को तो ये सब का मतलब नहीं है, तो आप लोग जस्ट आसन ही सीखिए। कहीं कहीं ऐसा भी बता देते हैं आजकल इंस्टीट्यूट में, ट्रेडिशन में नहीं बताते। ट्रेडिशन में ओरिजिनल आपको शिक्षा मिलती है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट से जाके सीखिएगा अगर योगा, तो यही बोलेगा कि इसका जरूरत नहीं है, क्लाइंट ये सब नहीं खोजते हैं, आप जस्ट आसन ही सीखिए, वही आपको कराना है। प्राणायाम मेडिटेशन तक भी डेप्थ नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स हैं, तो बहुत सारे पाथ हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो ये पाथ क्या है? ये पाथ है एक्चुअल में खुद को जानने के और आत्मा को परमात्मा में मिलाने के जो प्रोसेस है, मतलब योग का जो ये डिवीजन है, ठीक है। और भी डिवीजन है, लय लय योग है, मंत्र योग है, ठीक है, बट ये सब थोड़े डिफरेंट है। हम उनके बारे में उतना नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर उल्लेख ही नहीं कर रहे उसका। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, मेनली यही 4 पाथ है। कलयुग में जो सबसे इजी पाथ है सही योगा का, और इसमें से कौन सा है, एक बार बताइए। कलयुग में कौन सा योगा सबसे साकार है? जो आप लोग जवाब दे रहे हो सेकंड नंबर वाला है। नहीं जी, ओके। कलयुग में सबसे साकार जो उपाय है वो है भक्ति योग। भक्ति योग द्वारा खुद का जो है ज्ञान और भगवान में मिलना, ये भक्ति योग है। सेकंड में आता है कर्म योग, ठीक है। ये दोनों है, और सबसे जो थर्ड लेवल पे है वो है ज्ञान योग, और लास्ट है राजयोग, ओके। तो राजयोग ही हठ योग है। हठ योग राजयोग बन जाता है जब वो इनर लेवल पे जाता है। पर जो चौथा वाला है, हम लोग अभी की देखिए क्या है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, योगा का 4 डिवीजन हुआ, ओके। अब इसमें से हम लोग सबसे लास्ट वाले पार्ट में चल गए, राजयोग में। राजयोग, राजयोग कब कहलाता है? जब वो इनर लेवल पे जाता है। हठ योग ही राजयोग है, बट वो इनर योग में जब जाता है। और हठ योग भी एक बार कहा जाए तो आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये जो पतंजलि जी का योग है, यही राजयोग है।
पतंजलि जी के अष्टांग योग को राजयोग कहा जाता है। तो ये अष्टांग योग क्या है? ठीक है, ओके। एक बार ये है कि ज्ञान योग का कौन सा टेक्स्ट है हमको याद नहीं है, बट भक्ति योग में आपका नारद भक्ति सूत्र है। श्रीमद् भगवद गीता में हर तरह का योग है उसमें। ओके, हर तरह का योग उसमें है, चारों टाइप के योग बताए गए हैं। एंड राजयोग का जो है, ओके हाँ, वेदांत, यस। राजयोग का जो है उसका ओरिजिन आपको ये पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, जिसमें अष्टांग अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्या आता है? 8 पार्ट, 8 लिम्स ऑफ योगा, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? सिर्फ वही हैंड रेज कीजिए अष्टांग योग के बारे में जो कभी नहीं सुना। सब जानते हैं, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। ओके गुड। तो पतंजलि ऋषि जो थे वो 196 सूत्रा में लिख दिए कि क्या लिखे, कि ये नहीं लिखे कि क्या करने से आपका पिंचा मयूरासन लगेगा, क्या करने से आपका व्हील योगा होगा, ये नहीं लिखे। वो ये लिखे कि क्या क्या प्रोसेस करने से आप खुद को जान पाएंगे और अल्टीमेटली उसमें मिल पाएंगे, ये चीज का प्रोसेस वो लिखे हैं। वहां मिलने से आपको क्या मिलेगा और इसका प्रोसेस क्या है, ये वो लिखे। तो इसमें वो अपने 8 लिम्स का मतलब 8 पार्ट ऑफ योगा का वो वर्णन किया अपने पतंजलि योग सूत्र में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक योगा टीचर को पतंजलि योग सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए, भले ही बोरिंग लगे, लेकिन उसको पढ़ के समझना जरूरी है। इवन प्रैक्टिशनर को भी, अगर योगा कर रहे हैं, ठीक है, सुबह शाम जॉइंट रोटेशन किए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, हम योगा करते हैं, वो नहीं होता। जो 8 लिम्स ऑफ योगा होता है, 8 पार्ट्स, 8 पार्ट क्या क्या होता है? यम नियम आसन प्राणायाम पतान धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम पतार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। अब ये 8 पार्ट को भी और डिवाइड हुआ, तो आसन में हम लोग आ गए, ठीक है। तो आसन हम लोग सिखाते हैं, कुछ हद तक प्राणायाम सिखाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये हम लोग का मेन रोल है अभी के योग में। पहले का उतना बड़ा जो योग का एक एरिया है, उसको छोड़ के हम लोग सिर्फ इतने थोड़े एरिया में फोकस है। ओके, तो यम नियम, ये अष्टांग योग के बारे में किसी और दिन बताएंगे। आज का जो मेनली टॉपिक था वो योग और आसनास था, ठीक है। तो हम आसनास की तरह जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा इसी पार हो गया है योगा के बारे में बताते हुए। ओके, तो अब आगे जाते हैं आसना पे। ओके, यम नियम के बारे में अच्छे से बताएंगे, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, सुनकर अच्छा लगेगा। तो पतंजलि जी का जो आ गया अब अष्टांग योग, तो अष्टांग योग में 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट में यम नियम हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट करते आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, प्रत्याहार तक पहुंचते हैं कभी कभार। ओके, और हम लोग बोलते हैं हम लोग योग करते हैं। तो जैसे कि आपको आपके घर का छोटा बच्चा, अगर आप उसको सब कुछ खाने के लिए दे दे, मीठा दे दे, रोटी दे दे, सब्जी दे दे और दूध दे दे, और सिर्फ मीठा खा ले उस थाली में से और थाली आपकी तरफ बढ़ा दे और बोले कि हम खाना खा लिए, तो आप मानेंगे कि खाना खा लिया है वो? तो आप बोलेंगे ये सब तो बचा ही है। उसी तरह से ये जो 8 पकवान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, इसमें से अगर आप सिर्फ आसन खा ले रहे हैं, ओके, प्राणायाम थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं और मेडिटेशन थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते कि आप योगा सिखाते हैं या योगा करते हैं। आपको ये बोलना चाहिए कि हम आसन टीचर हैं या आसना कराते हैं, ठीक है, यही होता है। तो आसना क्लास, या ये बोला जा सकता है कि आसना क्लास कराते हैं। अब और आसनास के बारे में आते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में और आगे बात करेंगे, बस टेक्निकलिटी भी आना चाहिए, नहीं तो जो लोग लिखने के लिए आए हैं उनको लिखने के लिए मिलेगा नहीं कुछ। ओके, तो आसन में आते हैं। आसन के बारे में पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है? सबसे पहला श्लोक, श्लोक स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में आज के जमाने के जो आसन सोने ही लिखे हैं, ठीक है। जैसे वन हैंड स्टैंड हो या शीर्षासन हो, पद्मासन तक हो, कुछ भी आसन उसमें नहीं लिखा है। पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में एक ही लाइन लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम। पहला लाइन, सॉरी, नॉट एक ही लाइन, पहला लाइन स्थिरम सुखम आसनम लिखा है। उसके बाद सेकंड लाइन है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्याम। और तीसरा लाइन बता दी है आसन के बारे में, तत्व द्वंद अभिघात, ठीक है। ये भी बहुत जगह हम बताए हैं, पुराने लोगों को पुराना लगता होगा या फिर रिवीजन होता होगा। तो ये 3 लाइन पतंजलि ऋषि जो है आसना के बारे में बताए हैं। आसन का ये क्वालिटीज है, आसन का ये क्वालिटीज होना चाहिए। आसन के बारे में ये नहीं बताया कि ऐसा आसन होता है, आसन में एंटीरियर टिल्ट होता है, पोस्टीरियर टिल्ट होगा, लंबार स्ट्रेच होगा, एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा, ये सब वर्ड नहीं पतंजलि ऋषि बताए हैं। वो खाली ये 3 सूत्र बता दिए शॉर्टकट में। तो पहले का आदमी लोग स्मार्ट होता था, एक लाइन बोलने से
उसी के ऊपर 84 लाख आसन बना लेता था, लेकिन अभी का आदमी लोग को एक एक आसन का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्याम, और तत्वद्वंद अभिघात। ये 3 पॉइंट बता दिए आसन के बारे में। ओके, यहाँ पे वो है नहीं। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का ये आया था मैसेज कि सर आप अलाइनमेंट के बारे में इतना बोलते हैं, किसी भी टेक्स्ट में तो अलाइनमेंट के बारे में है ही नहीं। ठीक है, तो अलाइनमेंट क्यों जरूरी है आसनास में? तो अलाइनमेंट वर्ड वो बोले कि कहीं नहीं है, तो सही बात है कि किसी भी टेक्स्ट में, चाहे वो हथयोग प्रदीपिका हो, चाहे घृण संहिता हो, चाहे पतंजलि योग सूत्र में तो आसनस के नाम ही नहीं लिखे हैं, तो अलाइनमेंट कहाँ से लिखा रहेगा? ठीक है, चाहे भगवत गीता हो, कहीं भी अलाइनमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो कैसे मतलब आप अलाइनमेंट के बारे में बोलते हैं इतना? तो जो ये वर्ड है स्थिरम सुखम आसनम, ओके, इस लाइन में अलाइनमेंट छिपा हुआ है। अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा आसन का, तो स्थिर होगा आसन? उसमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रयत्न शिथिलता आएगी। अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा, प्रयत्न कर पाएंगे आसन को करने का? ना उसमें शिथिलता आएगी, ना ही अनंत समाप्ति भी, हम अनंत समय तक होल्ड भी नहीं कर पाएंगे अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तो। और तत्व द्वंद अभिघात, ना द्वंद होगा ना अभिघात होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अलाइनमेंट अगर गलत रहेगा तो खुद के साथ द्वंद होगा ही। ओके, विचार कीजिए, आ रहे पानी पीते। ओके, ये खांसी था थोड़ा तो पानी पीना पड़ा पूरा को। तो ये 3 बातें बता दी गई हैं आसनास के बारे में। ओके, स्थिरम सुखम आसनम, जो आपका आसन है वो स्थिर होना चाहिए और उस आसन में आपको सुख मिलना चाहिए। दूसरा, प्रयत्न शैथिल्यम, मतलब आसन में आप प्रयत्न भी कर रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, और उसमें आप रिलैक्स भी हैं किसी भी आसन में। अनंत समाप्तिभ्याम, इसका वर्णन अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से है। तो यहाँ पे इस व्यासा में जो हमको बताया गया वो था कि अनंत समय तक आप उस पोस्चर को होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पोस्चर में ऑलरेडी रिलैक्स है, सही स्थिर हैं, और आपको पोस्चर में सुख भी मिल रहा है, तो आप अनंत समय तक उसको होल्ड होल्ड कर सकते हैं। ओके, हथेली प्रदीपिका के अनुसार, जैसे कि आपको पता ही है कि एक आसन को 3 घंटे तक होल्ड करने से आसन सिद्ध होता है। ठीक है, बट हम लोग 30 सेकंड तक भी नहीं होल्ड कर पाते कोई आसन सही अलाइनमेंट में। ओके, अनंत समाप्ति में तत्व द्वंद अभिघात। ओके, तत्व वहां पे ना द्वंद हो ना अभिघात हो। द्वंद मतलब अपने शरीर के साथ लड़ाई नहीं करना है, और आघात, अपने आप को आघात नहीं पहुंचाना है। तत्व द्वंद अभिघात। ठीक है, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए आपके आसनास में, तो ये तब वो कहलाएगा आसनास। ओके, चलिए, तो ये था अष्टांग योग। ओके, आज से 9-10 साल पहले फेसबुक में हम पोस्ट किए थे, एक योगा को की कम्युनिटी था, उसमें हम रिक्वेस्ट किए थे सबको कि आ, जो जो एक्सपीरियंस टीचर हैं 18 साल 20 साल वाले, वो भले ही चार्ज ले ले, बट जो डेप्थ होता है आसनास का वो सिखा दे, योग आसनास का। बट कोई सिखाया नहीं, उल्टा सब उसमें लिख रहे थे कि आप बड़े स्मार्ट है कि आप फीस दे के इतने सालों का मेहनत और एक्सपीरियंस ले लेंगे लोगों से। इस टाइप का हमको सुनने मिला था कमेंट उसमें। ठीक है, तो सुनने मिला था, बट कोई बात नहीं, अभी फिर पैशन था तो फिर सीखते सीखते यहाँ वहां से अभी और नॉलेज आ ही गया। बट उस कम्युनिटी में वैसा बात हुआ था मेरे साथ, 9-10 साल पहले का बात है। ओके,
आसनास के बारे में और बात किया जाए तो आसनास कहाँ से आए, तो नेचर और एनिमल को कॉपी करके आसनास आए। मार्जरी आसन बिल्ली को कॉपी करके, गोमुख आसन गो हेड, काउस का हेड को देख के, मतलब गाय का सर को देख के, पर्वत आसन नेचर, वृक्षासन ट्री, तो ये सब नेचर, तो नेचर से उठाए गए ये पोस्चर्स एंड एनिमल्स से उठाए गए पोस्चर्स। पुराने जमाने में आसनास को इस तरह से उठाया गया, बकासन काकासन सब एनिमल्स को देख के किया गया, क्या सोच के किया गया, लेकिन ये अभी तक हमको नहीं पता फायदा क्या हुआ उससे। मतलब वो ऐसा कुत्ता वैसे स्ट्रेच कर रहा है तो हम भी वैसे स्ट्रेच करेंगे, या बक ऐसा है तो हम भी बक मतलब उस तरह करेंगे अपने बॉडी को, क्या जरूरत पड़ा ये पता नहीं। एक शिवासा में लेक्चरर थे, वो बोलते थे कि ह्यूमन ही है जो एनिमल्स को कॉपी करता है, कभी किसी एनिमल को देखा है इंसान आसन करते हुए? ठीक है, तो ह्यूमन ही योगा कर सकता है। ओके, और वो बोलते थे योगा का साइड इफेक्ट्स बताते थे वो अपना लॉजिक में, उनका लेक्चर मतलब अलग ही लेवल का था। ओके ठीक है, जो भी हो, तो आसनास जो है ये नेचर को कॉपी करके आया या फिर एनिमल्स को कॉपी करके आया, ठीक है। देखिए हम बहुत बेसिक से आप लोग को बता रहे हैं, ये फ्री क्लासेस है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब टाइप के लोग आए हैं, हो सकता है आप लोग बहुत एडवांस भी हो, बट हमको जितना बेसिक से पता है हम बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ओके, अब आसनास पे आ जाए तो पुराना डिफिनेशन हुआ, एनिमल्स या ह्यूमन को कॉपी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, मॉडर्न टाइम में आए तो आसनास का जो वर्गीकरण है वो 5 डायरेक्शन और 7 पोजीशंस पे है, ठीक है, जो आप मेरे से थेरेपी बैच में पढ़ चुके हैं जो आप लोग। तो 5 डायरेक्शंस क्या क्या हैं? ओके, भूल गए वर्षा जी? ओके, तो बहुत दिन हो भी गया और कोई पुराना वीडियो पलट के नहीं देखता होगा। तो आसनास जो है 5 डायरेक्शंस और 7 पोजीशंस होते हैं। तो 5 डायरेक्शन में आसनास कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम लोग को जो स्पाइन है ये 5 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो स्पाइन के 5 डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे, और 7 पोजीशंस मतलब हम लोग का जो बेस है, ओके, आसन का जो आधार है उसके 7 डिफरेंट टाइप के आधार हो सकते हैं किसी भी आसन में। तो 5 डायरेक्शन क्या क्या हुए स्पाइन के? सामने झुकना, पीछे बेंड होना, ओके, साइड बेंड होना, ट्विस्ट करना, और तीसरा लेंथनिंग करना स्पाइन का। तो ये 5 डायरेक्शंस होते हैं। सिर्फ शवासन ही होता है जिसमें स्पाइन न्यूट्रल रहता है। ओके, आसनास को डेप्थ में सीखने के लिए अभी हम लोग और डेप्थ में उतरते जाएंगे, तो ये सबका नॉलेज होना जरूरी है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ये जो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स है, सामने झुकने को फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे बैकबेंड करने को एक्सटेंशन बोलते हैं, ओके, साइड बेंड होने को लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं, ट्विस्ट को स्पाइनल रोटेशन बोलते हैं, और जो लेंथनिंग है स्पाइन का वो एक्सियल एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सियल एक्सटेंशन। ओके, तो ये 5 डायरेक्शंस होते हैं स्पाइन के। 7 पोजीशंस क्या क्या होते हैं? हम लोग आसन जिस जिस पोजीशन में करते हैं, हम लोग आसन खड़े होकर करते हैं, ओके, घुटने के बल करते हैं, बैठ के करते हैं, पीठ के बल लेट के करते हैं, छाती के बल लेट के करते हैं, ओके, सर के बल करते हैं, हाथ के बल करते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। क्या क्या हुए? हम लोग या तो खड़े होकर करते हैं, ओके, खड़े होकर में जितने पैर में बैलेंसिंग, जितने उत्थित हस्त अंगुष्ठासन वृक्षासन ये सब आ गए, ओके। खड़े होने के बाद एक स्टेप नीचे करिए तो नीलिंग हो गया, घुटने के ऊपर आ जाते हैं, घुटने के ऊपर से और एक स्टेप नीचे आए तो बैठ के करते हैं, बैठ के फिर सीधे लेट जाते हैं, पीठ के बल, छाती के बल आ गए पलट के, ओके, सर के बल करते हैं या हाथ के बल करते हैं, ये 7 पोजीशंस होते हैं। तो यही 5 डायरेक्शंस स्पाइन के और ये 7 पोजीशंस मिलके आपके जितने आसनास हैं, जितने भी आसनास आज तक आप भले ही आप उस आसन को नहीं जानते हो, ये बनाते हैं, ठीक। अगर आप इन 5 डायरेक्शंस के इफेक्ट सीख गए और ये 7 पोजीशंस के इफेक्ट सीख गए, यानी कि सपोज आप मान लीजिए कि स्टैंडिंग पोस्चर में आप पैर के बल खड़े हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोस्चर है और फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग से आपके बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है और स्टैंडिंग पोस्चर करने से क्या प्रभाव पड़ता है,
अगर आप ये इस तरह से अभी ये पांचों डायरेक्शन और 7 पोजीशंस के बारे में सीख गए, तो आप दुनिया के हर एक आसन को देख के बता दीजिएगा कि उसके शरीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, जो कि टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये आज डे 1 है, तो हम और आगे बताएंगे इन के इफेक्ट के बारे में आपको नेक्स्ट मंथ। बट अभी यहाँ ठीक है, 5 डायरेक्शन 7 पोजिशंस याद रखिएगा, और हर एक आसन को देख के ये करिएगा। अच्छा, ये नहीं पता ना पोजीशन, तो खड़े होकर जो करते हैं उसको स्टैंडिंग पोजीशन बोलते हैं, घुटने के बल नीलिंग, बैठ गए तो सिटिंग, पीठ के बल को सुपाइन बोलते हैं, छाती के बल लेट के प्रोन, ओके, एंड हेड बैलेंस एंड हैंड बैलेंस, ओके, ये सारे होते हैं 7 पोजीशंस। एक अच्छे टीचर को ये होना चाहिए, जब ये आपको 5 डायरेक्शन और 7 पोजीशंस के इफेक्ट का नॉलेज हो जाएगा, तो आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप कोई भी जब आसन कर रहा है तो आप देख के बता दीजिएगा कि उसके इस वक्त किस ऑर्गन पे प्रेशर पड़ रहा है, उसका शरीर में ब्लड फ्लो किस तरफ जा रहा है, एनर्जी का फ्लो किस तरफ जा रहा है, मतलब ऑल ओवर उसको क्या फील हो रहा है, ये आप बता सकते हैं, एक ग्रॉस आइडिया, ओके, आपको हो जाएगा हर के बारे में, हर किसी के बारे में। तो क्या इतना जानना काफी है? 5 डायरेक्शन और 7 पोजीशन जान गए, हो गया, आसन सीख गए पूरा, नहीं ना? अब आगे क्या आता है, हम लोग जब आसन करते हैं तो एक यूजुअल पोजीशन से एक अनयूजुअल पोजीशन में जाते हैं। यूजुअल पोजीशन क्या है? ऐसे हम लोग बैठे हैं दिन भर, या फिर लेटे हैं, या फिर खड़े हैं, तो ये यूजुअल पोजीशन है, समय स्थिति है, शिथिल स्थिति है, ठीक है। उससे से एक अनयूजुअल पोजीशन, ऐसा पोजीशन जिसके प्रति आपके आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन नहीं रहता, आपका शरीर भी उसके प्रति ट्रेन नहीं रहता। मान लीजिए आप सीधे खड़े हैं, खड़े तो हम लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन हम लोग साइड कभी नहीं झुकते, या फिर बहुत ज्यादा ट्विस्ट कभी नहीं करते खुद को, ये वो यूजुअल पोजीशन है, वो अनयूजुअल पोजीशन है। जब भी आपका शरीर किसी अनयूजुअल पोजीशन में जाता है, तो आपका ब्रेन ट्रेन नहीं रहता, इसलिए वो आपको तेजी से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। आप देखे होंगे, चक्रासन उठाते हैं तो सांसें तेजी से चलने लगती है, ठीक है। पद्मासन उठाते हैं, उत्थित पद्मासन, या फिर हैंड स्टैंड, कुछ भी करते हैं अकवर्ड पोजीशन, जिसके लिए आपका बॉडी हैबिचुअल नहीं है, ऐसे क्या है, बैठे हैं, रिलैक्सिंग पोजीशन है, सोफा में बैठते हैं, लेटते भी हैं, बट उसी में जब नौकासन कर लिए तो एक अनयूजुअल पोजीशन हो गया, तो सांसें तेजी से भागने लगती हैं। तो एक यूजुअल पोजीशन से एक अनयूजुअल पोजीशन में जाना है, मूविंग इनटू ए आसना, और एक अनयूजुअल पोजीशन से वापस रिलैक्सिंग पोस्चर में आना, कमिंग आउट फ्रॉम ए आसना, आसन में जाना और आसन से वापस आना, इसका भी नॉलेज होना चाहिए, ओके। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, जितना सीखेंगे उतना मजा आएगा। चक्रासन की बात की करते हैं अगर, तो जैसे चक्रासन, ओके, हम लोग, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आया कि सब तो योगा टीचर है, सब कोर्सेज किए हैं। अब मान लीजिए कि हर जगह बता दिया गया है कि भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो भुजंगासन करा दो, ठीक है, या कमर दर्द के लिए भुजंगासन अच्छा होता है, ये करा दो, ओके। लेकिन एक आसन जो है, ये एज ए टीचर आपको ये चीज जानना चाहिए कि एक जो आसन है, ये अलग अलग बॉडी पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन है, मान लीजिए पथ्या जी को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पथ्या जी हैं, और एक लेते हैं मंजरी जी को लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को चक्रासन दे दिया जाए, तो एक जन पथ्या जी आराम से होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट तक, मंजरी जी 10 सेकंड में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो आसन एक ही है, लेकिन दो व्यक्तियों पे वो अलग तरह से प्रभाव डालता है। और यही पे आता है आपका कॉन्सेप्ट एडवांस आसना का। बहुत लोग का मैसेज आता है, सर एडवांस आसना का बैच लेते हैं, ठीक है, तो एडवांस आसना होता क्या है, ये बताइए, एक बार टेक्स्ट करिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट है एडवांस आसना का? एडवांस आसना किसे कहते हैं? जो लोग पूछते हैं सर आपका एडवांस आसना नहीं, बहू को एडवांस आसना कहते हैं। गजब आंसर दिए। वेरी अनयूजुअल पोजेस। ये भी कहा जा सकता है, सो अनिष्टा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एडवांस आसना
एक लॉजिकल आंसर मेरा होगा एडवांस आसना का। ये डेफिनेशन कहीं से मिला नहीं है हमको, बट खुद के थिंकिंग से आया है। देखिए, जैसे हम लोग कोई सिंगल डायरेक्शन करते हैं स्पाइन का, जैसे हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग किए, पदहस्तासन किए, बैकवर्ड बेंडिंग किए, चक्रासन किए, ट्विस्ट किए, मान लीजिए सिंपल क्या बोलते हैं उसको, अर्ध मस्तिंद्रासन किए, ठीक है, सिंपल पोस्चर, सिंपल हेड स्टैंड किए, सिंपल हैंड बैलेंस किए। ओके, ये एक चीज हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं, सिंगल पोजीशन का यूज कर रहे हैं। जब एक पोजीशन में दो डायरेक्शंस यूज हो जाए, ठीक है, जैसे पार्श्व बकासन, ठीक है, स्पाइन का फ्लेक्शन भी है, स्पाइन का ट्विस्ट भी है, और हैंड बैलेंस किया हुआ है, तीन चीजें आ गई यहाँ पे, तब वो एडवांस आसन हो गए। सिर्फ बकासन एडवांस आसन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जस्ट हाथ पे खड़े हो रहे हैं और स्पाइन का फ्लेक्शन हो रहा है, कोर इंगेज है, तो वो एडवांस नहीं है। वो प्रैक्टिस करने, वो भी अगर आपके लिए एडवांस है तब आप बहुत बेसिक लेवल पे है, ठीक है। तो बेसिक डायरेक्शंस जो है वो होने चाहिए योगा टीचर के। बहुत लोग योगा टीचर बोलते हैं कि हम लोग से एडवांस आसन होने चाहिए क्या? एडवांस आसन हो ना हो, जो सिंगल डायरेक्शन वो होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पदस्थासन ही नहीं हो रहा, चक्रासन ही नहीं हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। मल्टीपल अगर आप नहीं कर पाए तो अलग बात है। अब जैसे सपोज क्या ले और एग्जांपल लिया जाए तो उत्थित पद्मासन ही ले लेते हैं। यहाँ पद्मासन एक चीज लग रहा है, दूसरा उठा रहे हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आके कनेक्ट होती हैं, जो डायरेक्शन हो जा रहे हैं स्पाइन के, दो चीजें आप एक साथ करें, वो एडवांस हो गया। ओके, तो इस टाइप से आसन को एडवांस बोला जा सकता है। और किसी के लिए इजी आसन नहीं, तो किसी के लिए अगर कोई आसन इजी है तो दूसरे के लिए एडवांस हो सकता है, ये बॉडी के कैपेसिटी के ऊपर है। बट वो सही डेफिनेशन नहीं होगा आसना का। आसन का डेफिनेशन वही होगा एडवांस आसना की, वहां पे दो से ज्यादा चीजें यूज हो रही। ओके, ओके, ठीक है, ऊपर ऊपर से पार करते हैं और यहाँ पे आते हैं एक और चीज में। जैसे हम लोग देखें कि, अच्छा सॉरी, स्पेस यहाँ पे छूट रहा है एक चीज, गुड पॉइंट। हम्म, तो चक्रासन पे दो डिफरेंट पीपल यहाँ पे बात होता है ना, आसन एडवांस आसन इसके हुआ था। हाँ, मूविंग इनटू एन आसना एंड मूविंग आउट फ्रॉम एन आसना। तो तो आसन में इंटर करना और आसन से बाहर निकलना, अगर आप ये सीख गए तो ये काफी है। आसना का नॉलेज हो गया तो क्या बचा फिर? बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी, ठीक है, उसके बाद ये टर्म आता है और बड़ा, बायोमैकेनिक्स क्या है, काइनेसोलॉजी क्या है। तो जब आप बॉडी मूव कर रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, तो आपका जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा है, कौन सा मसल्स आपको मूव करा रहा है, आपके ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब का पढ़ाई आता है बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या ये भी काफी है? बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी समझ गए, पोजीशन समझ गए, 5 डायरेक्शन 7 पोजीशन समझ गए, आसन में जाना और आसन से आना समझ गए, ये काफी है कि और भी चाहिए कुछ? है ना, और चाहिए ना। तो उसके बाद माइंड का बात आता है। आसन आप जब कर रहे हैं उससे पहले आता है ब्रीथ का बात, सॉरी, ठीक है। और यहाँ जब माइंड और ब्रीथ का बात हो रहा है तो पंचकोश थ्योरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो योगिक साइंस के अनुसार हम लोग का जो एक्सिस्टेंस है वो सिंपल एक बॉडी पे नहीं है, सिर्फ अन्नमय कोश पे नहीं है। मतलब हम लोग ये जो खुद को देख पा रहे हैं इस बॉडी पे नहीं है, हम लोग 5 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ठीक है, पंचकोशा। तो अन्नमय कोशा होता है फूड से, जो हम लोग अन्न से बनता है, हम लोग खा के जो चीज मेंटेन कर रहे हैं अपने बॉडी को, ये अन्नमय कोश है। मनोमय कोश होता है मेंटल से, जहां हमारे विचार घूमते हैं, जहां जहां हमारी इमोशन है, ये मनोमय कोश है। प्राणमय कोश हमारी जो नाड़ियां हैं, प्राणवाक नाड़ियां, ओके, और चक्रास वगैरह, प्राण वगैरह, ये प्राणमय कोश में आता है। विज्ञानमय कोश हमारा विवेक है। और आनंदमय कोश है हम लोग का सबसे वो वाला फॉर्म जो भगवान के सबसे पास है, ठीक है। तो ये अगर अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ओके, आनंदमय कोश, ये भगवान के सबसे पास वाला हिस्सा है। यहाँ आप मिलते हैं परमात्मा से, आप यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अन्नमय कोश सबसे दूर रहता है, उसको मतलब नहीं है भगवान से। वो चिकन मटन खाता है, वो मूवी देखता है, और
बाइक में घूमता है, बहुत कुछ करता है। प्राणमय कोश जो है, प्राणमय कोश मनोमय कोश और अन्नमय कोश के बीच ब्रिज का काम करता है। ठीक है, प्राणमय कोश ये वाला, मनोमय कोश और अन्नमय कोश के बीच ब्रिज का काम करता है। तो कैसे करता है ब्रिज का काम? तो जैसे ही आप कोई भी इमोशन होते हैं, आप कोई भी इमोशंस आपके अंदर बढ़ता है, जैसे आप ज्यादा उदास हुए, ज्यादा खुश हुए, ज्यादा डिप्रेशन में गए, ज्यादा एंजाइटी में आए, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्रीथ पैटर्न चेंज होता है। और ब्रीथ रिलेटेड है आपके प्राणा से। ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो प्राणा है वो मनोमय कोश और अन्नमय कोश के बीच का ब्रिज के रूप में काम करता है। अगर आप प्राण को कंट्रोल करते हैं तो आप अन्नमय कोश, अपना फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या होता है? ये होता है अनाहत ध्वनि। तो अनाहत ध्वनि, अब आ गया ये वर्ड। तो अनाहत ध्वनि क्या होता है? तो आहत ध्वनि होता है जिसे आप सुन सकते हैं, अनाहत ध्वनि होता है जिसे आप सुन नहीं सकते। एमएसआरटी हम लोग करते हैं ना, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। ठीक है, तो एक बार बोलते हैं आहता चैंटिंग, तो नॉर्मल चैंटिंग करते हैं, अनाहता चैंटिंग में मेंटल चैंटिंग करते हैं। तो अनाहत ध्वनि वो होता है जो आप सुन नहीं सकते। तो अनाहत ध्वनि, ठीक है, कभी आप, आपका जो विवेक है वही है आपका अनाहत ध्वनि, और वही आपका विवेक ही विज्ञानमय कोश है। तो विवेक क्या है? जैसे आप कुछ गलत करने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और आपके सामने जो खड़ा है उसका पर्स गिर जाता है। ठीक है, पर्स में या फिर 500 का नोट गिर जाता है उसके पॉकेट से। तो कभी कभी क्या होता है कि अंतरात्मा बोलता है कि उसको बता देना चाहिए कि 500 का नोट गिरा है। ठीक है, जिसका विवेक जिंदा है वो बता देता है कि आप भाई साहब, आपका 500 का नोट गिरा है। और जिसका अंतरात्मा मर चुका है वो ये इंतजार में रहता है कि कब वो वहां से हिले और हम 500 का नोट उठा लें। ठीक है, तो वही होता है विवेक। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एक एग्जाम्पल अच्छा हुआ, अच्छा आया यार। बहुत लोगों को अपना बॉडी का कंडीशन पता है, ठीक है, कि हम ये खाएंगे तो हमको बॉडी पेन होगा, हम ये खाएंगे तो मेरा डाइजेशन सही नहीं होगा। ठीक है, जब आप उसको खाने जाते हैं, मान लीजिए आप मीठा खाने जाते हैं, तो आपको माइंड में एक बार तो स्ट्राइक जरूर करता होगा कि हम खा रहे हैं, मेरा वेट घट बढ़ेगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि खाने के बाद भी आपका माइंड लगे कि आपका वेट, हम तो ये खा लिए, मेरा वेट बढ़ेगा मीठा खाने के बाद। ठीक है, बट आप उसको दबा देते हैं। तो वही होता है विज्ञान में कोर्स। ओके, तो यहाँ पे कहाँ से आया था विज्ञानमय कोश? मतलब ये पंचकोश थ्योरी माइंड के बारे में। तो जब आप आसन कर रहे हैं, बहुत अच्छा पश्चिमोत्तानासन लगा लिए, बट आप सांस आपका चल रहा है पूरा, ब्रीद रेट कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए ना, 40 या 30 चल रहा है ब्रीद रेट। एक सेकंड में डबल सांस चल रहा है पश्चिमोत्तानासन लगा के, या चक्रासन उठाए हुए हैं, सांस का जगह वो पूरा ये हो रहा है, भस्त्रिका हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपका जो ब्रीदिंग है बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ब्रीथ कंट्रोल होना चाहिए वहां पे भी। ठीक है, तो आपके आसन के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ आपका प्राणमय कोश पे कंट्रोल हुआ। प्राणमय कोश पे जब कंट्रोल हुआ तो क्या होता है क्लास में, फिजिकल क्लास में क्या होता है? चक्रासन उठाए हैं, खुद उठा लिए, तो अगल बगल वाले को देख रहे हैं कि उससे हुआ कि नहीं, मेरे से तो हो गया। ओके, तो माइंड वहां दौड़ ही रहा है, अरे इससे नहीं हुआ, हम तो कर लिए। वही तो। और माइंड भी चलता है कि ये जब तक नहीं छोड़ेगी हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी उठा के रखेंगे, ये सब होता ही है। तो वहां पे माइंड दौड़ ही रहा है। तो फिर वो मनोमय को उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो आसना का लेवल कहाँ से कहाँ तक आया? फिजिकल बॉडी में जस्ट हम लोग 5 डायरेक्शन देखे एंड 7 पोजिशंस देखे। उसके बाद और डीपर में गए तो आसन सिर्फ ऊपर ऊपर देखने से नहीं, अंदर से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको जानना है। उसके बाद आसन में मूव कैसे कर रहे हैं, आसन में जाना, आसन में आना, आसन में प्राणमय कोश और मनोमय कोश का क्या काम हो रहा है ये देखे। ठीक है, विज्ञानमय कोश और अन्नमय कोश का अलग है उसका, ठीक है, लेवल। तो इस टाइप से इतना अगर आप कर लिए तब आप आसन सही से, मतलब सर समझ गए आसन को। ओके, एंड जैसे बताए थे कि जैसे पत्था जी को पता है यहाँ पे कि वो हाई एनर्जी और थाई एनर्जी बताए थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो वो प्राणमय कोश भी है। मतलब आसनाज में आप प्राणमय लेवल पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत डीपर है वो नॉलेज। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब ये आसन अपना तो हो गया लगभग, इतना डेप्थ का समझ में आ गया कि हाँ चलिए आसन के बारे में इतना ये करना है। अब ये बताइए कि कोई भी आसन है, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में जो 8 लोग हैं, 4 लोग को लेते हैं। पथ्या जी हुआ, किरण बेन जी हुआ, नीता जी हुए, माधुरी जी हुए, गीता जी हुए और सपना पटेल जी। ठीक है, ये जो टीचर हैं,
एक ही आसन को कराते हैं, ताड़ासन कराते हैं या सिंपल भुजंगासन कराते हैं आप लोग सातों ही या जितने भी लोग हैं, सबका कराने का स्टाइल अलग अलग होगा। ठीक है। ये जो कराने का स्टाइल अलग अलग होता है, उसी पे डिपेंड करता है आपका क्लास में लोग कितने आएंगे। आपके आसन से क्या बेनिफिट होगा। ओके। ये सब ये आपके टीचिंग के ये से आता है तरीके से। सपोज आप लोग कभी ना कभी दो चार टीचर का क्लास ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। आपको एक टीचर बहुत अच्छा लगता होगा, उसमें से कोई टीचर होगा। 1 मिनट। ओके। तो मान लीजिए चार टीचर से आपका इनकाउंटर हुआ अब तक। तो एक टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके पास सीखने बहुत अच्छा लगता है, दूसरा टीचर थोड़ा लो लगता है, तीसरा उससे बेकार, चौथा सबसे बेकार। चारों आपको क्लास करा ही रहा था, क्या उसमें मतलब लगा आपको कि जो सबसे गया गुजरा सिखाता था उसमें उसका टीचिंग में क्या चेंजेस था, और जो सबसे अच्छा सिखाता था उसका टीचिंग में क्या अच्छा लगा। ठीक है। ये होता है टीचिंग का डिफरेंस। फिर ठीक है, आसन सिखाने का बात आता है यहाँ पे। तो आसन जब आप किसी को सिखा रहे हैं, उसको आसन के प्रति फील करा देना है। ओके। आसन में क्या फील होना चाहिए, जैसे हम बताते कि हर व्यक्ति आसन में अलग अलग चीज फील करता है। सपोज बैकबेंड आप फील करा रहे हैं, भुजंगासन करा रहे हैं, और भुजंगासन का जो पर्पस है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच करना और स्पाइन को एक्सटेंशन देना। ठीक है। चेस्ट को ओपन करना, बहुत सारे ऑप्शन है, बट चेस्ट ओपन ही नहीं हो, सपोज शोल्डर्स ऐसे ही हैं और आप ओपन करा रहे हैं, ठीक है। तो और चाहे आप कुछ भी और कमांड दे, तो एक जगह आप गए भुजंगासन करने, यहाँ तो किसी का मैट नहीं बिछा हो, बट मेंटली ट्राई कीजिए, आईज क्लोज करके कर सकते हैं, आईज ओपन करके। आप भुजंगासन करने के लिए छाती के बल लेटे हैं, ठीक है। जो टीचर नंबर 1 है वो आया, वो इस तरह से बोलेगा भुजंगासन के लिए, छाती के बल लेट जाइए, अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ रखिए अपने कंधों के पास, अपने अपर बॉडी को उठाइए, ऊपर देखिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, कम बैक। ठीक है। ये एक टीचर हुआ। दूसरा एक टीचर होता है कि आंखें बंद कीजिए, छाती के बल लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ की 5 उंगलियां एक साथ रखते हुए अपने रिबकेज के पास रखिए, अपने शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, यहाँ पे एक्सेल कर दीजिए, और अपने नेक्स्ट इनहेल के साथ अपना स्टर्नम को लेते हुए स्टर्नम से इनिशिएट कीजिए बैक बेंड को, और अपने नेक को स्पाइन के लाइन पे रखिए, दृष्टि सामने रखिए, गर्दन के पीछे तनाव नहीं आना चाहिए। और हर काउंट के साथ मान लीजिए करेक्शन दे आपको कि 1, अपने पैरों को चेक कीजिए अलग तो नहीं हुए, 2, अपने चेस्ट को और ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए, 3, डीपर इनहेल कंप्लीट एक्सेल करने की कोशिश कीजिए, 4, शोल्डर्स को ईयर से अवे लेके जाइए, एंड 1, नेक्स्ट एक्सेल पे कम बैक, फोरहेड टच कीजिए और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। दो टीचर आया ना, कौन से टीचर का अच्छा लगा। पहला वाला जो टीचर है वो पार्क वाला है। ठीक है। जहाँ पार्क में फ्री में सिखाया जाता है। जब क्लास का फीस बताते हैं तो बहुत लोगों का आता है कि अ, पार्क में तो सर फ्री में सिखाता है, ठीक है, हम क्यों आपके यहाँ क्लास करें। तो कभी वो आके क्लास करेगा तब तो पता चलेगा कि पार्क वाला क्लास में और मेरे क्लास में क्या फर्क है। ठीक है। तो टीचिंग कराने का टेक्निक होता है, ये बात हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरा जो एक वर्कशॉप है वो शुरू होने वाला है। अभी आप दोनों टाइप के टीचर के बारे में देखें। ओके। टीचर 1 और टीचर 2। तो अगर आपको टीचर 1 रहना है तो कोई बात नहीं, टीचर 2 अगर आपको बनना है तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 60 दिन का ट्रेनिंग है, 60 डेज का। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लास्ट टाइम किए थे ये कोर्स, उनके टीचिंग में क्या डिफरेंस आया ये वही जानते हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो शेयर करें, हम देंगे उनको भी मौका बोलने का। क्या बोलना है सोच लीजिए, आप लोग को पहले से बताए नहीं थे। ठीक है। ये वर्कशॉप अगर आप करेंगे, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं ना, ठीक है। ये वर्कशॉप करने से आपको फायदा क्या होगा, पहले इसमें सिखाया क्या जाएगा, तो एक छोटा एग्जांपल हम आपको दिए कि यहाँ सिखाया क्या जाएगा, नॉर्मल टीचिंग और क्या होता है टीचिंग टेक्निक। ठीक है।
जब आप किसी को टीच कर रहे हैं तो कैसे आप उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्या क्या कॉमन मिस्टेक होता है जो आदमी करता है, और किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करते हैं आदमी को, मतलब आसनास करने के लिए, आसन करके, एक आसन करके ही आपको मतलब लगेगा कि हाँ हम कुछ किए हैं, ठीक है। ये चीज का अनुभव आप कैसे करा सकते हैं किसी क्लाइंट को। और ये चीज चैलेंज के साथ बोल सकते हैं कि आप कोई भी हो यहाँ पे 500 आवर्स भी किए हो, कहीं पे ये सब टेक्निक सिखाया नहीं जाता है। ये 18 साल का मेहनत है जमा किया हुआ, ठीक है। और मेरा जो पैशन था, आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिल गया, हो सकता है मे भी आप लोग रुक गए हो, लेकिन हम रुके नहीं है। हम अभी भी क्लाइंट को देखते हैं। और जहां हम सबसे पहले काम किए हैं लाइफ में, वहां पे सब लोग वैसे ही थे। बाकी लोग को पता है इतना भुजंगासन है, भुजंगासन हो गया। लेकिन मेरा माइंड चलता था कि भुजंगासन से स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है तो क्यों ठीक होता है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे उसको और इनहेंस होगा इफेक्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे गीता जी हैं और रश्मि जी हैं कि नहीं? गीता जी बताएंगी, ओके। उनको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, तो उनको मौका दिया जा रहा है बताने का कि जब वो ये वर्कशॉप किए तो पहले उनका क्या स्थिति था, और वर्कशॉप करने के बाद उनका क्या चेंजेस आया। एक बार उनसे सुनिए आप। अनम्यूट कीजिए गीता जी, बोलिए अपना अनुभव वर्कशॉप का नमस्ते पहले और सर। वर्कशॉप के बाद। नमस्ते। सर वैसे तो मैंने 500 आवर्स भी किया हुआ है, अयंगर थेरेपी भी की हुई है, दो तीन जगह सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं, बट उस तरह का नॉलेज नहीं था जो आपके वर्कशॉप करने के बाद आया है। और ये मेरे क्लाइंट खुद मुझे बताते हैं कि मेरे जो क्लाइंट 2-3 साल पुराने हैं, जब मैं आपसे कोर्स नहीं की थी तब मैं उनको जो कराती थी आसन वही कराती थी, भुजंग आसन सारे वही आसन आज भी कराती हूँ। लेकिन जब मैं उनके एक एक पोस्चर को करेक्ट कराती हूँ, उनके अलाइनमेंट्स को चेक करती हूँ, उनका ब्रीदिंग पैटर्न बताती हूँ कि यहाँ पे आपका क्या ब्रीदिंग, मतलब एक एक चीज को। और मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन एक भी नहीं है, ऑफलाइन में नहीं अभी ले पाती हूँ। तो मैं ऑनलाइन में उनकी इतनी अच्छे से करेक्शन करती हूँ कि वो लोग मुझे बताते हैं कि हाँ अभी आप पहले से काफी बेटर हमारे एक एक गलतियों को पकड़ते हो और एकदम करेक्शन कराते हो। तो ये फर्क मुझे आपके वर्कशॉप करने के बाद ही आया है। और जो कैसे कुछ लोग क्लाइंट का है कि नहीं हम ऑफलाइन ही करना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में आप कैसे करेक्शन करोगे। तो जब मैं अब उनको देती हूँ, कराती हूँ क्लास, और जब मैं आपके सिखाए हुए तरीके से जब उनको कराती हूँ तो उनको पसंद आता है कि आप ऑनलाइन भी एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, मेरी सांसों पे ध्यान देते हैं, मेरे पोस्चर पे ध्यान देते हैं। तो ये सब आपकी वजह से सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो ये एक फीडबैक था गीता जी के द्वारा। ओके। और ऐसा ही सिर्फ करेक्शंस नहीं, ठीक है। आप जब सही से टीच करना सीखते हैं तो आपको एक एक आसन का डेप्थ पता चलता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको वृक्षासन के बारे में यहाँ पे बताया जाए, सिंपल उससे इजी पद्मासन के बारे में बताया जाए यहाँ पे अगर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बताया जाए कि अभी पद्मासन लगाने के लिए, तो 99% लोग पद्मासन गलत करेंगे। अगर वो मेरा इंजरी वाला वर्कशॉप नहीं किए हैं तो गारंटी है कि 99% पद्मासन गलत करेंगे, ठीक है। आसन सिर्फ लग जाने से नहीं होता है। आप एक एक जॉइंट, एक एक लिगामेंट, एक एक मसल्स के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, इसका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। आप वॉरियर वन कर रहे हैं तो आपको पीछे वाला पैर क्या कर रहा है, आपका बैक लेग का नी क्या कर रहा है, आपका सैक्रम क्या कर रहा है, हर एक चीज का अवेयरनेस रहना चाहिए उसमें। नहीं तो मजा नहीं आएगा। और ये वर्कशॉप करने के बाद आप में जो डिफरेंस आएगा वही आपको 10 लोगों से अलग बनाएगा। आप लोग सभी योगा सिखा रहे हैं, शुरू में बोले कि किस लिए सिखा रहे हैं, तो सब बोले कि मानवता की भलाई करने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, सब कमाने के लिए ही सिखा रहे हैं। अगर आपके बगल में और 2 क्लास खुल जाए जो आपके जैसा ही सिखाए, तो फिर आपके क्लास से भी लोग डिवाइड होने लगेंगे, लेकिन आप में क्या यूनिकनेस रहेगा कि आपके पास लोग आएंगे। तो इस वर्कशॉप को करने के बाद अगर आप करते हैं तो उसके उसमें जो मेरा जो है मतलब जो मेरे पास एक बार क्लास कर लेगा ना, वो बाकी 10 क्लास घूम के आएगा और मेरे ही पास आएगा करने के लिए क्लास, इतना हमको पता है। भले ही मेरा रेट जो भी रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको करने के बाद ही पता चलेगा। और जब आपका टीचिंग उस तरह से होगा ना तो क्लाइंट आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। ओके, चलिए ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बाद में, तो इस पे विचार करिएगा। तो आप सीखना क्यों चाहते हैं? आप सीखना इसीलिए चाहते हैं कि आप वो डिलीवर कर सके। तो आप सीखिएगा तब ना डिलीवर करिएगा। तो मेन बात वही है, तो सीखना तो पड़ेगा डिलीवर करने के लिए। ओके, चलिए। तो ये सब है। ओके, ऑलमोस्ट
1 आवर पार हो गया, तो आसनास के बारे में कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट मंथ भी, ऐसा नहीं कि इतना में छोड़ देंगे। ओके, आसनास का और डेप्थ रहेगा। और मेरे 18 इयर्स के एक्सपीरियंस, मेरा जो पर्पस था ये वर्कशॉप कराने का यही था कि बहुत लोग नए टीचर हैं, बहुत लोगों को सही टीचर मिलते नहीं है, बहुत लोग ऐसे ऐसे जगह पैसे डाल दिए हैं कि कहीं और पैसे डालना खुजते नहीं है, लेकिन उनको भी वो चीज मिलना चाहिए। अल्टीमेट जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे कितने लोग हैं अभी, यहाँ पे टोटल 55 लोग अभी हैं, बाकी लोग तो निकल लिए। 55 लोग जो हैं, ये अगर मान लीजिए 20-20 लोग को भी कराते हैं तो 1100 लोग होते हैं। 1100 लोग को आप सही से योगा करा पाए, मेरा पर्पस वही है और कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरुजी का पर्पस है। द्वारे द्वारे धीरे धीरे, ठीक है, एक एक घर पे योग पहुंचाना, लेकिन ऐसा योग नहीं पहुंचाना मोदी जैसा कि सर्टिफिकेट सिर्फ बांट दिए, ठीक है, योग का कोई नामो निशान नहीं। तो जो रियल योगा है, जो ओरिजिनल योगा है, उसको पहुंचाना। अभी सिर्फ आसना के लेवल के बात लेवल पे बात करें, जब मेडिटेशन के लेवल पे बात करेंगे तो वो कुछ और ही होगा। ओके, तो ये जो मेरे 18 सालों की मेहनत है, ये इसके लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, अगर आप चाहे तो एक बार ऐप में जाके देख सकते हैं। जैसे कि जो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मल योगा टीचर्स को, ये आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है एक्चुअली हम बता देते हैं आपको। आप कहीं से भी सीखे हो, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखे हो, जितना भी पैसा डाले हो, आपको ये नहीं बताया गया होगा कि आपके क्लास में फीमेल जेंट्स क्लाइंट आ गया, ठीक है, आप उसको कैसे पकड़ के एडजस्ट कराइएगा, मार्जरी आसन कैसे कराइएगा, कोई समझ नहीं पाएगा तो उष्ट्रासन कैसे कराइएगा, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसके इफेक्ट को कैसे इनहेंस कीजिएगा, ठीक है। सही से नहीं किया तो पकड़ना तो होगा ना, हाथ लगाना होगा, तो कैसे पकड़ना है, मेल क्लाइंट फीमेल क्लाइंट को कैसे एडजस्ट कर सकता है, फीमेल क्लाइंट मेल क्लाइंट को कैसे एडजस्ट कर सकता है, प्लस सर्वाइकल ट्रैक्शन एंड लंबार ट्रैक्शन कैसे दिया जाता है, ये सब इस वर्कशॉप में बताया गया है। ओके, ये रिकमेंड करते हैं हम अक्सर लोगों को। दूसरा, आप जहां से भी सीखे हो, अगेन सीक्वेंसिंग कहीं नहीं बताया जाता है, ठीक है, कहीं पे भी सीक्वेंसिंग नहीं बताया जाता है कि इसके बाद ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, ये चीज कहीं पे नहीं सिखाया जाता दुनिया में। दुनिया में मतलब सिखाया जाता होगा, आपके कहीं भी क्लास में नहीं बताया गया होगा कि इसके बाद ऐसा क्लास ये कराओ। देखिए, सीक्वेंसिंग जो है, आर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ना, सीक्वेंस हर किसी के लिए एक नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं अभी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी अष्टांग विन्यास कराएं तो यहाँ पे भाग जाएंगे आधे लोग, क्योंकि किसी का एज नहीं है करने का, किसी का बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होता है ये सबके लिए एक समान नहीं होता है। सीक्वेंस डे, टाइम ऑफ द डे पे वेरी करता है, एंड आपका एज के ऊपर वेरी करता है, एंड आपका पर्पस क्या है उस पर वेरी करता है। तो जो सीक्वेंसिंग का है ना, ये एक अलग साइंस है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। ये 3 डे का वर्कशॉप है एक, और एक हम रिकमेंड करते हैं आप लोग को कि ये वाला, ओके, मोर अबाउट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक्सक्लूसिवली कहीं नहीं सिखाया जाता है, बट यहाँ पे आपको 6 टाइप के मेडिटेशन, ओके, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजप, एमएसआरटी, पीटी और साइक्लिक मेडिटेशन, इसके बारे में ऐसा डेप्थ बताया गया है कि इंडिविजुअल वर्कशॉप भी जो चलाते हैं योग निद्रा वगैरह का, उसके बारे में आपको ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये लाइव ज्वाइन किए हैं, ओके, तो इसलिए सिर्फ आज भर के लिए ये जो वर्कशॉप है, इस पे आपको 30% का ऑफर है, ठीक है। ग्रुप में हम पेस्ट कर देंगे अभी कूपन कोड, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। ये इसलिए है आप लोगों के लिए क्योंकि 218 लोग थे ग्रुप में, ठीक है, बट उसमें से आप 50-60 लोग ही ज्वाइन किए यहाँ, क्योंकि आप लोग को सीखने का पैशन है, तो आप लोग को ऑफर देना बनता है, इसीलिए आप लोगों को कूपन कोड दिया जा रहा है। हो सके तो आज ही ये वर्कशॉप ले लीजिए। इन वर्कशॉप को लेने से क्या होगा आपको फायदा, इन वर्कशॉप को लेने से आपका जो पहला तो टीचिंग टेक्निक वाला, ओके, अगर वो 60 डे अगर आप लाइव ज्वाइन कर पाते तो कर लीजिए, ओके, जो भी किए हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, ओके। 60 डेज का वर्कशॉप है वो। दूसरा, ये जो मेडिटेशन वाला है, अगर आपको मेडिटेशन का नहीं मिला है, जहाँ पे भी आप सीखने का उसका टेस्ट नहीं मिला है, तो वो आपको मिलेगा। तीसरा, जो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलाते हैं उनके लिए आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट को कैसे पकड़ के एडजस्ट कराइएगा वगैरह उसमें सिखाया गया है। और जो भी ऑनलाइन क्लास कराते हो या ऑफलाइन क्लास कराते हो, उनको सीक्वेंसिंग जरूरी है, किसके बाद क्या कराए। यहाँ बहुत बार होता था थेरेपी क्लास में, हम यहाँ
क्लास करा रहे हैं और लोग सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं कि सर पहले ये कराए उसके बाद ये कराए, इसलिए ये कोर्स बनाया है कि ये भाई ऑटो सीक्वेंसिंग बन गया, अब अनलिमिटेड सीक्वेंस आप बनाते जाइए खुद से, क्योंकि सीक्वेंस का फार्मूला हम आपको बता दिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए वर्कशॉप बनाए गए हैं, तो इसका फायदा उठाइए। और कोशिश था कि 1.5 घंटा खींचे, बट वो ज्यादा डेप्थ में हम नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि बायोमेकेनिक्स और काइनेसोलॉजी हुआ, फिर ब्रीथ पैटर्न, ब्रह्मणा लंघना समाना, ये सब जो थ्योरीज हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट मंथ बताएंगे। ओके, और आसनास के बारे में और फिलोसॉफी बताएंगे आप लोग को। फिलोसॉफी, और जैसे आज डिवाइड की ना फिलोसॉफी और साइंटिफिक वे में, इस टाइप से डिवाइड करके आप लोग को बताएंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिनको कुछ लिखना छूट गया, कुछ नोट नहीं हुआ, वो इस लाइव को परचेस कर सकते हैं, 200 रुपीज ओनली। ठीक है, ऑनलाइन पे आप इसको ले सकते हैं मेरे ऐप पे जाके। ठीक है, मेरे ऐप का लिंक और कूपन कोड आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, बट 10 क्वेश्चन ही लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं पहले।